डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का वीडियो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फॉर योर इंफॉर्मेशन सीरीज का नया संस्करण है, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे टेक्निकल एंट्री स्कीम। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी में कैसे ऑफिसर बन सकते हैं, क्या क्या एंट्री स्कीम्स हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन आर्मी से जुड़े टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म लिंक को भरें और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम? जो बच्चे 10+2 लेवल पे हैं, जिन्होंने 12 पास कर लिया है पीसीएम साइट से, उनके लिए होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम फॉर इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी में क्लास 12 के बाद टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं, टेक्निकल ब्रांच में ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनके लिए होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसके लिए कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, ये 10+2 लेवल पे होता है। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना कट ऑफ एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और टेक्निकल एंट्री स्कीम केवल पीसीएम स्ट्रीम वालों के लिए है और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये बहुत ही लिमिटेड या टिपिकल एंट्री स्कीम होती है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू में बात करते हैं व्हाट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो आखिर टीईएस होता क्या है? इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम इज एन एंट्री विच ग्रांट्स कमीशन इन द टेक्निकल ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए जो एंट्री स्कीम निकाली जाती है उसे ही इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम कहा जाता है। कैंडिडेट्स एज्ड बिटवीन 16.5 years to 19.5 years with 70 or more marks in PCM in 10+2 can apply। कौन अप्लाई कर सकता है या किसके लिए है ये टेक्निकल एंट्री स्कीम? जिन मेल कैंडिडेट्स ने क्लास 12 पास कर लिया है पीसीएम स्ट्रीम के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, पीसीएम होना अनिवार्य है। अगर आपने 70% पाया है तो आप टेक्निकल एंट्री स्कीम में एलिजिबल हैं और इंडियन आर्मी में टेक्निकल ब्रांच के लिए ऑफिसर बन सकते हैं। 70% आपका मिनिमम परसेंटेज यहां पर होना चाहिए। This entry is notified twice in a year, for which training course starts in January and July. After completion of 4 years military and technical training, candidates are granted permanent commission in the technical branches of Indian Army. इस एंट्री स्कीम के थ्रू सिलेक्शन के बाद आपको 4 साल की मिलिट्री और टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद आपको परमानेंट कमीशन पीसी, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं होता है, यह परमानेंट कमीशन फॉर इंडियन आर्मी होता है, जिसके बाद आप टेक्निकल ब्रांच में ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन आर्मी में। और आप 10+2 लेवल के बाद ही इसको दे सकते हैं और आपकी एज 16.5 to 19.5 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग जनवरी और जुलाई में होती है और ये साल में 2 बार इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित करवाई जाती है। अब बात करते हैं व्हाट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम के अगले भाग में, जिसका नाम है टीईएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो टीईएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? सबसे पहले होती है नेशनैलिटी ऑफ कैंडिडेट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप या तो भारत के नागरिक हों या फिर भूटान के या नेपाल के। अगर आप तिब्बतियन रेफ्यूजी हैं तो 1 जनवरी 1962 से पहले आपका परिवार यहाँ पे सेटल होने के लिए आया हो तभी आप दे सकते हैं। ये तिब्बतियन रेफ्यूजीज के लिए है बात। और अगर आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जिसमें केनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, ज़ैर, इथियोपिया एंड वियतनाम, यहां से माइग्रेट होकर आए हैं, यहाँ का परिवार आया था, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं
इन सारी नेशनैलिटी क्राइटेरिया को देख लें ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि आप TES के लिए एलिजिबल हैं। मैं आपको बता दूं कि दूसरे देशों से आए हुए जो भारतीय हैं उन्हें भी इसमें जगह मिलती है, तो ऐसा ना सोचें कि ये सिर्फ लिखा गया है, इसके मायने भी हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नेपाल, जहां से डिफरेंट एंट्री स्कीम से भारतीय अलग अलग विंग्स में, अलग अलग ब्रांचेस में सेलेक्ट होते हैं। जेंडर, ओनली अनमैरिड मेन कैन अप्लाई फॉर दिस। कौन अप्लाई कर सकता है जेंडर के बेसिस पे या सेक्स के बेसिस पे? केवल मेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, फीमेल कैंडिडेट्स TES के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मैं पहले ही बता चुका हूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 लेवल होना चाहिए। आपको क्लास 12th पास आउट होना जरूरी है आपका, और 70% मिनिमम इन PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स साइंस स्ट्रीम से 70% मिनिमम परसेंटेज आपका होना चाहिए। राउंड ऑफ करके 70% नहीं, 70% अप्रॉक्सीमेट मिनिमम आपका होना चाहिए। तो जितना अधिक परसेंटेज है उतना आपके लिए अच्छा है। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, 12 के मार्क्स के आधार पर ही कट ऑफ जारी होती है, और एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन के बारे में आगे आपको बताता हूं। अब मिनिमम एज लिमिट क्या है? 16.5 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट 19.5 ईयर्स। तो 16.5 ईयर्स से 19.5 ईयर्स तक की एज लिमिट होती है। मिनिमम अगर आप 16.5 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 19 ईयर्स के हैं तो उसके बाद आपके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन में देर हो सकती है, और उस हिसाब से अगर आप 19.5 ईयर्स के हो गए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए आप बिटवीन 16.5 to 19 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मोटा मोटा इसका आइडिया है, आपको मैं दे देता हूं। और आप जब एज लिमिट के हिसाब से भर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि एप्लीकेशन के वक्त आपकी एज जो है मार्कशीट के अनुसार ही हो। अदरवाइज आपने गलत एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन दे दी तो आप हो सकता है फ्यूचर में भी किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल ना हो। इसलिए सोच समझ के अपने एज लिमिट को भरें। 16.5 to 19.5 ईयर्स इज द एज लिमिट। मेल कैंडिडेट्स इसके लिए भर सकते हैं। PCM में 70% होना अनिवार्य है। अब हाइट की बात करें तो हाइट 157.5 मिनिमम होनी चाहिए। 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। और एज लिमिट के हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो मोटा मोटा 3 से 4 वर्ष का आपको अटेम्प्ट मिल पाता है। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड स्कूल से हैं या मिलिट्री स्कूल से हैं तो आपके लिए और थोड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि आप हो सकता है कि 4 अटेम्प्ट तक दे पाएं, क्योंकि वहां पे क्लासेस का सिस्टम अलग है। तो आप 3 से 4 अटेम्प्ट मैक्सिमम दे सकते हैं। आइडियल 3 अटेम्प्ट ही आपके पास होते हैं। ध्यान रहे कि वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द कोर्स यू मस्ट चेक वेदर यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नॉट, बिकॉज ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इंडियन आर्मी 10+2 TES कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो इसकी कट ऑफ होती क्यों है? इसलिए होती है क्योंकि रिटन एग्जाम होता नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि कट ऑफ किस आधार पर होता है? जो आपके 10+2 मार्क्स हैं, जो 12 पे मार्क्स आपने पाए हैं, उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट जारी होती है, उसी बेसिस पे कट ऑफ आता है। After the completion of the application process of Indian Army Technical Entry Scheme, the candidates will be shortlisted by the selection committee as per their eligibility and criteria. Only those candidates who will get the cutoff marks as decided by the recruitment board will be shortlisted for the next process of recruitment. Shortlisted candidates will be called for SSB interview and medical examination by issuing admit cards. In brief, अगर हम बात करें तो first a cutoff list will be prepared according to your 10+2 marks. According to that cutoff list, you will be called for SSB interview. On the basis of that SSB interview, a merit list will be prepared in which your final selection will be done. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको 10+2 मार्क्स हैं, उस आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, उसी आधार पर कट ऑफ मार्क्स जारी होते हैं। और वो मेन इसी फैक्टर पे काम करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने हैं तो और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। तो अगर वैकेंसीज ज्यादा हैं
तो एप्लीकेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से परसेंटेज मिडल ऑफ द टेबल रहता है, परसेंटेज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। लेकिन अगर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है और वैकेंसीज उससे भी कम है, एवरेज से भी कम है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। तो इसलिए कट ऑफ को लेकर आप सिर्फ ये आइडिया लगा सकते हैं कि 80-85 प्लस मेरा अगर है तो यस, मेरे चांसेस बनते हैं कि मैं TES के लिए एलिजिबल हूं। 10+2 के मार्क्स पे ही आपका कट ऑफ बनता है। कट ऑफ मार्क्स जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है। उसी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप SSB इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। तो SSB इंटरव्यू आप जानते हैं 5 डे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। फर्स्ट डे ही 70% कैंडिडेट्स को फिल्टर कर दिया जाता है, 30% कैंडिडेट्स जो है वो आगे जाते हैं। उसके बाद SSB रिकमेंडेड अगर आप हो जाते हैं बोर्ड द्वारा, SSB बोर्ड द्वारा, तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर फॉर ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर आपका सिर्फ SSB में ही क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, SSB के बाद मेडिकली फिट रहना भी जरूरी है, जहां फिजिकली और मेडिकली आपको टेस्ट किया जाता है। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त भी आपको पूरी तैयारी करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप TES को क्वालिफाई कर पाएंगे फॉर ज्वाइनिंग। Successful candidates at the SSB will be required to undergo medical test lasting 3 to 5 days, less Sundays and gazetted holidays. संडे और गेजेटेड हॉलीडेज को छोड़ के SSB इंटरव्यू पूरा होता है जो 5 दिन चलता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट चलते हैं जो करीब 3 से 5 दिन, उतने ही समय का लगभग मेडिकल टेस्ट भी होता है, जिसको इसमें अलग अलग स्टेजेस पे आपको टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपके डेंटल पॉइंट से लेकर आपके बॉडी का हर एस्पेक्ट चेक किया जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं फॉर TES एंट्री स्कीम। Candidates recommended by the SSB and declared medically fit will be appointed for training in the order of merit depending on the number of vacancies available। जैसे कि मैंने बताया था, मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है और ऑर्डर्ड वाइज मेरिट लिस्ट होती है और वैकेंसी के प्रोपोर्शन में, वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर वो ऑर्डर वाइज मेरिट लिस्ट जारी होती है और फिर आप ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं। वहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी ऑफिशियल ज्वाइनिंग होती है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। द गाइडलाइंस फॉर द सेम आर गिवन। अ नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड सब्सिक्वेंटली ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू keep their own interest to get themselves medically examined before submitting their application to avoid disappointment at the final stage. Candidates are also advised to rectify minor defect ailment in order to speed up finalization of medical examination conducted by the military hospital after being recommended at the SSB. अगर आप में कोई माइनर डिफेक्ट है, कोई छोटी सी एलिमेंट है, प्रॉब्लम है मेडिकल, तो SSB के बाद आपको ये कहा जाता है कि आप उसको रेक्टिफाई करवाएं ताकि आपको फाइनल स्टेज में प्रॉब्लम ना हो और मेडिकल टेस्ट आपको जल्दी हो सके फ्रॉम द यूजुअल टाइम। और इसीलिए अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप सोच समझ लें, अपने आप को पहले मेडिकली पूरा एग्जामिनेशन करवा लें डॉक्टर द्वारा, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें ताकि आपको फाइनल स्टेज में जाकर डिस्क्वालिफिकेशन का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये आपको मॉरली बहुत डाउन कर सकता है और फिर शायद आप डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयारी ना कर पाए। Candidates declared unfit during appeal medical board will be intimated about the provision of review medical board। रिव्यू में आप जा सकते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, लेकिन उसका फायदा नहीं होता है क्योंकि आप जब पहले ही बार में मेडिकल टेस्ट में फेल हो चुके हैं तो आपके पास कोई सॉलिड बेसिस होना चाहिए कि आप रिव्यू के लिए मेडिकल बोर्ड को इनिशिएट कर रहे हैं। The candidate should be in good physical and mental health and free from any disease, disability which is likely to interfere with their efficient performance of duties. There should be no evidence of weak constitution, body defect, underweight. The minimum acceptable height is 157.5 centimeters for Gorkhas and individuals belonging to the hills of northeastern regions of India, Garhwal and Kumaon. The minimum acceptable height will be 5 centimeters less. In case of candidates from Lakshadweep, the minimum acceptable height can be reduced by 2 centimeters. नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या हिली स्टेट से हैं तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में, लक्षद्वीप से हैं तो 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। और अपने आप को मेडिकली फिट रखना है तो इसका मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे ध्यान देना है, मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेना है। अगर कोई एलिमेंट है, कोई भी
प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करवाना है एसएसबी के बाद, ताकि आपको डिस्क्वालिफिकेशन में समस्या ना हो और मेडिकल टेस्ट प्रोसीजर जो है स्मूथली रन कर सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको जानकारी दी टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में, और पूरे फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा सकते हैं, वहां पॉइंट वाइज आपको पूरी डिटेल मिलेगी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया टेक्निकल एंट्री स्कीम क्या होता है, कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सेप्टेबल हाइट है, क्या मिनिमम एज लिमिट है, क्या मैक्सिमम एज लिमिट है, क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, मैंने आपको सब बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन फिर भी हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है और आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। दिस इज हर्ष पांडे साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। जुड़े रहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, इंडिया नंबर 1 डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।